ये करने से पहले हम पहले ये देख लें कि प्रोविडेंट फंड होता क्या है। नॉर्मली अगर एक एम्प्लॉई है तो इस एम्प्लॉई को प्रोविडेंट फंड की एक फैसिलिटी मिलती है, तो वो होता क्या है कि आपका एज पर लॉ 10% ऑफ योर सैलरी तक आपकी डिडक्शन अगर हो आपकी सैलरी में से, और वो प्रोविडेंट फंड में चली जाएगी, उतनी अमाउंट ही कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जांपल अगर जैद की सैलरी है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का 10% हो गया 10,000 रुपए। अगर एम्प्लॉयर आपकी तनख्वाह में से 10,000 रुपए काट लेता है आपकी सैलरी का 10%, तो वो आपका प्रोविडेंट फंड का एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होगा, आपका पर्सनल कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉई का। तो जितना आपकी सैलरी से डिडक्ट हुआ उतना ही आपका एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से पे करता है। तो उस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का क्या ट्रीटमेंट है अगर वो फंड रिकग्नाइज्ड है? अगर वो फंड रिकग्नाइज्ड है तो एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड के अंदर अमाउंट ट्रांसफर की, तो वो पूरी की पूरी एज एन एक्सपेंडिचर ट्रीट होगा। होता क्या है कि एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दोनों के दोनों उधर होते हैं, ट्रीट होते हैं। दोनों एक्सपेंडिचर जो है वो प्रोविडेंट फंड में वो अमाउंट चली जाती है और प्रोविडेंट फंड से वो इन्वेस्ट होती है, उसके ऊपर प्रॉफिट लगता है और इस तरीके से वो फंक्शन होता है। प्रोविडेंट फंड जो है वो ट्रस्टीज उसको मैनेज करते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एम्प्लॉइज के, कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एम्प्लॉयर के, तो उस फंड को मैनेज करती है। तो अब सवाल यहाँ पे ये है इनएडमिसिबल डिडक्शंस का कि अगर एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जितना एम्प्लॉई ने दिया उतना ही एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का क्या ट्रीटमेंट होगा? अगर वो फंड रिकग्नाइज्ड है तो उसका सोल्यूशन ये है कि अगर वो फंड रिकग्नाइज्ड है तो वो पूरे का पूरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपका एज एन एक्सपेंडिचर ट्रीट होगा, वो एक जेन्युइन एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर वो फंड रिकग्नाइज नहीं है तो फिर क्या होगा? उस सूरत में है कि वो आपका एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं होगा अगर आपने उसका टैक्स की डिडक्शन के अरेंजमेंट्स नहीं किए हुए। अगर टैक्स की डिडक्शन के अरेंजमेंट्स आपने किए हुए तो वो एज एन एक्सपेंडिचर ट्रीट होगा। अगर टैक्स डिडक्शन के अरेंजमेंट्स नहीं किए हुए तो वो फिर वो जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं जाएगा, बल्कि जो आउटगोइंग मेंबर को अमाउंट पे हो रही है वो जाएगी। इसको आप एक एग्जांपल करते हैं तो वही आपको ये वाली चीज बेहतर क्लियर हो जाएगी। जी ये एग्जांपल पढ़ेंगे हमजा। जी हमजा पढ़े। A company created a fund and made payment of rupees 10 million to fund on behalf of all employees during tax year. The यहाँ पे fund रुक also जाए, made. यहाँ पे रुक जी सर. जाए। एक कंपनी ने प्रोविडेंट फंड क्रिएट किया और प्रोविडेंट फंड क्रिएट करके जितने भी एम्प्लॉइज थे उनकी सैलरी में से उनका 10% तक डिडक्शन की और उनको एडअप कर लिया, और वो पूरी की पूरी सब एम्प्लॉइज की, लेट सपोज 200 एम्प्लॉइज है तो उनकी सैलरी का जो विथहोल्डिंग टैक्स है, या 500 एम्प्लॉइज है या 1000 एम्प्लॉइज है, वट एवर जितने भी एम्प्लॉइज है, उनकी सैलरी में से जो प्रोविडेंट फंड आपने काटा वो है 10 मिलियन। तो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 10 मिलियन। तो जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उतना एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो एम्प्लॉयर ने पेमेंट की है खुद से 10 मिलियन की एम्प्लॉइज की बिहाफ के ऊपर प्रोविडेंट फंड में। तो 10 मिलियन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन हो गया। उस एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का क्या ट्रीटमेंट होगा? पहली चीज। दूसरी चीज वो कहता है कि 10 मिलियन आपने प्रोविडेंट फंड में पे किया, तो पिछले कई महीनों से भी कंट्रीब्यूशन आ रहे थे, कई सालों से कंट्रीब्यूशन आ रहे थे, तो कुछ लोग छोड़ के चले गए, तो जो छोड़ के लोग गए उनको 3 मिलियन की पेमेंट हुई। बेसिकली यहाँ दो पेमेंट्स हो रही है। द फंड आल्सो मेड पेमेंट ऑफ ₹3 मिलियन टू आउटगोइंग एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द सेम ईयर। बेसिकली यहाँ पे दो अमाउंट्स हैं, एक 10 मिलियन की अमाउंट जो कि कंपनी से प्रोविडेंट फंड को जा रही है, और 3 मिलियन की अमाउंट प्रोविडेंट फंड से एम्प्लॉइज को जा रही है। दो पेमेंट्स है, एक 10 मिलियन की अमाउंट फ्रॉम कंपनी टू प्रोविडेंट फंड, और 3 मिलियन की अमाउंट प्रोविडेंट फंड टू एम्प्लॉइज, आउटगोइंग एम्प्लॉइज वो जा रही है। तो ये कहते हैं जी कि व्हाट विल बी अलाउएबल डिडक्शन, आपको कौन सी अमाउंट अलाउ होगी? 10 मिलियन की अलाउ होगी, 3 मिलियन की अलाउ होगी, या क्या अलाउ होगा? तो अब इसका सवाल का ये सिनारियो है आपका कि जी कंपनी ने 10 मिलियन ट्रांसफर की है प्रोविडेंट फंड को, और प्रोविडेंट फंड ने आउटगोइंग एम्प्लॉइज जो जॉब छोड़ के चले गए, जिन्होंने रिजाइन कर लिया या जिनको टर्मिनेट कर दिया गया, व्हाटएवर जो लोग भी छोड़ के गए, उनका कंट्रीब्यूशन है 3 मिलियन का। तो अब प्रोविडेंट फंड का क्या ट्रीटमेंट होगा? अलाउएबल डिडक्शंस का क्या ट्रीटमेंट होगा? तो इसके अंदर दो सिनारियोज हैं कि या तो वो फंड रिकग्नाइज्ड है तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा, और अगर फंड अनरिकग्नाइज्ड है तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा। तो पहले हम ये पढ़ते हैं कि अगर वो फंड रिकग्नाइज्ड है, if the fund is recognized, if the fund is approved,
होता क्या है कि आप प्रोविडेंट फंड के लिए डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हैं, ऑनलाइन एफबीआर के पोर्टल के ऊपर अप्लाई करते हैं, अपने फाइनेंशियल्स लगाते हैं, अपनी टैक्स रिटर्न्स लगाते हैं, अपनी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट्स उनको आप प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारी की सारी उधर चली जाती है उनके पास, और वो उसको प्रोसेस करते हैं और फिर डिसीजन करते हैं कि जी हमने आपके फंड को रिकग्नाइज करना है या नहीं रिकग्नाइज करना। तो अगर आपका फंड अल्टीमेटली रिकग्नाइज हो जाता है तो फिर आप फायदे में है। क्या फायदा है कि वो 10 बिलियन का 10 बिलियन पूरे का पूरा अलाउएबल है, पूरे का पूरा एडमिसिबल है, वो आपका एक जनरल एक्सपेंडिचर है। बिजनेस ने जो 10 बिलियन का आउटफ्लो किया वो उसके एक्सपेंडिचर के तौर पे, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो उसके एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट होगा अगर वो फंड अप्रूव्ड है या रिकग्नाइज्ड है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि अगर वो फंड अनअप्रूव्ड है तो फिर क्या होगा। If the fund is unapproved, if the fund is unrecognized, तो फिर दो सिनारियोज हो सकती है। एक सिनारियो ये है कि आपका फंड अनअप्रूव्ड है लेकिन यू हैव मेड इफेक्टिव अरेंजमेंट्स ऑफ टैक्स डिडक्शन। आपका फंड अनअप्रूव्ड है लेकिन आपने जो एम्प्लॉइज की सैलरी की टैक्स डिडक्शन है या प्रोविडेंट फंड की टैक्स डिडक्शन है उसकी आपने प्रॉपर अरेंजमेंट किए हुए टैक्स डिडक्शन किए। सुलेखा आप जरा म्यूट कर लें, आपकी तरफ से डिस्टॉर्शन आ रही है। सुलेखा बेटा आप म्यूट कर लें अपने आप को। अभी दोबारा वायलेशन होगी तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा। जी, तो सेकंड सिनेरियो ये है कि जी प्रोविडेंट फंड की अमाउंट आई 10 बिलियन और 3 बिलियन की चली गई, तो फंड आपका अनअप्रूव्ड है तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा। तो अगर आपका फंड अनअप्रूव्ड है तो दो सिनेरियो हो सकती है, एक ये कि आपने इफेक्टिव अरेंजमेंट्स किए हुए टैक्स डिडक्शन के, और दूसरा ये है कि आपने टैक्स डिडक्शन के इफेक्टिव अरेंजमेंट्स नहीं किए हुए। अगर आपने एम्प्लॉय की सैलरी और उनके प्रोविडेंट फंड की प्रॉपर टैक्स की डिडक्शन कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, आपको 10 बिलियन की अमाउंट 100% अमाउंट एडमिसिबल होगी, वो आपके एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट होगी। ऑल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टू द फंड इज एडमिसिबल। सो फॉर दिस एग्जांपल द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 10 बिलियन वुड बी अलाउएबल। तो आपका उसी तरीके से ट्रीटमेंट होगा जिस तरह से एक रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट है। तो या तो आप फंड को रिकग्नाइज कर लें या आप इफेक्टिव अरेंजमेंट्स ऑफ टैक्स डिडक्शन कर लें। उस सूरत में क्या होगा कि आपकी पूरी की पूरी जो अमाउंट कंट्रीब्यूट होगी वो आपका बिजनेस एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट होगी। लेकिन अगर आप कि अकाउंटेंट्स प्रॉपरली कंप्यूटेड नहीं है, प्रॉपर आप टैक्स की डिडक्शन नहीं कर रहे, तो फिर 10 बिलियन अमाउंट जो है वो एडमिसिबल नहीं होगी। उस 10 बिलियन में से सिर्फ 7 बिलियन जो कि आप आउटगोइंग आपने प्रॉपर टैक्स डिडक्शन नहीं कर रहे, तो 10 बिलियन का जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसमें से सिर्फ आउटगोइंग लोगों को जो 3 बिलियन जा रहा है सिर्फ वो आपके एक्सपेंडिचर के तौर पे ट्रीट होगा। जो बाकी 10 बिलियन माइनस 7 बिलियन जो बाकी अमाउंट है वो आपकी डिसअलाउ हो जाएगी। नेक्स्ट इज कि आपका अपने प्रोविडेंट फंड का पढ़ लिया। अब ग्रेच्युटी स्कीम, अगर आपके पास एक ग्रेच्युटी स्कीम है जिसको आपने एज ए फंड नहीं किया हुआ, तो वो चाहे वो ग्रेच्युटी स्कीम अप्रूव्ड है या अनअप्रूव्ड है, उसके केस पे इन बोथ केसेस प्रोविजन इज इनएडमिसिबल। जो आप ग्रेच्युटी स्कीम में अमाउंट ट्रांसफर कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ स्कीम है, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो इनएडमिसिबल है। एडमिसिबल सिर्फ क्या होगा, एक्चुअल पेमेंट टू एम्प्लॉइज हु लेफ्ट वुड बी अलाउड एक्सपेंस।